आपकी खबर, आपका अधिकार। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ राशि सैनी। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा आज अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में संकल्प पत्र जारी होगा। माना जा रहा है कि संकल्प पत्र में पार्टी की ओर से महिला, युवा, किसान, शिक्षा और रोजगार से लेकर सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है। भाजपा के नेताओं के अनुसार संकल्प पत्र में जनता के सभी सुझावों को भी शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। राज्य में 17 नवंबर को चुनाव होगा, तो वहीं 3 दिसंबर को मतों की गिनती की जाएगी। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज दूसरी बार भाजपा के लिए चुनाव प्रचार करने हैदराबाद में रहेंगे। आज शाम 5 बजे सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में उनकी जनसभा होगी। तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे और इससे पहले जब प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में बीजेपी के पक्ष में चुनावी रैली की थी तो उन्होंने विरोधी दलों को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने बीआरएस पर हमला करते हुए कहा था कि अहंकार किसी को भी टिकने नहीं देता। उन्होंने ये भी कहा था कि बीआरएस के भ्रष्टाचार के तार दिल्ली के शराब घोटाले से भी जुड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मौजूदा राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि पिछले 9 साल से तेलंगाना में विकास विरोधी, पिछड़ी जाति विरोधी सरकार है। तेलंगाना में मौजूदा मुख्यमंत्री केसीआर भी लगातार रोज कई चुनावी रैली कर रहे हैं। यहां अपनी सरकार दोहराने के लिए वो लगातार मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि वो विरोधी दलों के बहकावे में न आए। उन्होंने पार्टी के घोषणा पत्र में कई बड़े वादे भी किए हैं, जैसे तय सीमा में आने वाले परिवारों को 400 रुपए में रसोई गैस के सिलेंडर दिए जाएंगे, 15 लाख हेल्थ कवर दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। खुद कई दिनों तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना में मोर्चा संभाला और अपनी रैलियों में बीआरएस, बीजेपी और एआईएमआईएम पर मिलकर काम करने का भी आरोप लगाया। अब कांग्रेस ने यहां कर्नाटक के 10 मंत्री और 48 वरिष्ठ नेताओं को चुनाव प्रबंधन के लिए उतार दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार तेलंगाना में चुनावी अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए सभी दलों का प्रचार अभियान तेजी से जारी है। रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आज छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर रहेंगे। राजनाथ सिंह सरगुजा संभाग में बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। यहां वो सीतापुर के हाई स्कूल मैदान में भाजपा प्रत्याशी रामकुमार टोप्पो के पक्ष में आम सभा को संबोधित कर चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अलावा दुर्ग जिले की पाटन विधानसभा में भी उनकी रैली होगी। पाटन वो सीट है जहां मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अपने ही भतीजे और बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल के साथ सीधा मुकाबला है। इसी सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी भी चुनाव लड़ रहे हैं। पाटन के बाद मनेन्द्रगढ़ जिले के सलगावान कला में भी राजनाथ सिंह की रैली होगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 17 नवंबर को 70 विधानसभा सीटों में वोट डाले जाएंगे और इसके लिए सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। केवल बिंद्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के 9 मतदान केंद्र कामरभोदी, आमामोरा और बड़े गोबरा, गवरगांव, गरीबा, नागेश, सहबीन कछार और कोदोमाली में सवेरे 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। दूसरे चरण में मतदान वाले 70 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 958 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। दूसरे चरण में राज्य के कुल 1,63,00,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 81,41,000 से ज्यादा पुरुष मतदाता हैं, वहीं 81 लाख से ज्यादा महिला मतदाता हैं। साथ ही 684 ट्रांसजेंडर मतदाता भी इसमें शामिल हैं।
मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए सभी दलों का प्रचार अभियान जोरों शोरों से जारी है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कई चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अमित शाह की पहली जनसभा मनावर विधानसभा में होगी। इसके बाद वो रथ सभा में शामिल होंगे। मनावर के बाद वो गंधवानी विधानसभा में रथ सभा में भी शामिल होंगे। इसके अलावा अमित शाह बदनावर, धार और देपालपुर विधानसभा में जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी चुनावी दांवपेच में आज मध्य प्रदेश की जनता से बातचीत करेंगे। इससे पहले कांग्रेस नेता 1.5 साल तक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कमलनाथ के सामने छिंदवाड़ा को एक बार फिर से बचाने और कांग्रेस को जिताने की बड़ी चुनौती है, जिसके लिए वो अलग अलग जगहों पर जनता से बातचीत करेंगे और अपने चुनावी वादे उनके सामने रखेंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो दा सिल्वा ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में चल रहे घटनाक्रम पर चिंताओं को साझा किया। दोनों नेताओं ने आतंकवाद, हिंसा और नागरिकों की जान जाने पर गहरी चिंता जताई और स्थिति के शीघ्र समाधान के लिए ठोस प्रयासों का भी आह्वान किया। पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने G20 की ब्राजील की अध्यक्षता की सफलता के लिए भारत के पूर्ण समर्थन की बात कही। उन्होंने नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अपनी बैठक के बाद सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और विस्तारित करने के तरीकों पर भी चर्चा की। ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ टेलीफोन पर बातचीत के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के साथ फोन पर अच्छी बातचीत हुई। हम अपनी रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि हमने पश्चिम एशिया की स्थिति पर अपनी चिंताओं को साझा किया। हम भारत की G20 अध्यक्षता की सफलताओं को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे, क्योंकि ब्राजील अगले महीने G20 की अध्यक्षता संभालेगा। वहीं छत्तीसगढ़ ऑनलाइन सट्टा ऐप केस में असीम दास को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। शुक्रवार को ईडी ने असीम दास के साथ ही कांस्टेबल भीम सिंह यादव को रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया था। दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले में ईडी द्वारा गिरफ्तार संजय सिंह की कल राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 24 नवंबर तक बढ़ा दी है। दिल्ली में कल रुक रुक कर दिन भर बारिश होती रही और इस वजह से मौसम में भारी बदलाव भी देखने को मिला। वहीं इससे तापमान में भी अच्छी खासी गिरावट आई है। दिल्ली में हुई बारिश के कारण जहां बढ़ते प्रदूषण की स्थिति में सुधार देखने को मिला, वहीं ठंडक ने भी दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 सप्ताह तक सुबह हल्की धुंध रहने की आशंका है। दिल्ली एनसीआर में बारिश से प्रदूषण स्तर कुछ कम हुआ है, लेकिन अभी भी इससे पूरी तरह से राहत नहीं मिल पाई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में आज भी वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई। आनंद विहार में AQI 282, आर के पुरम में 220, पंजाबी बाग में 236 और ITO में AQI 263 दर्ज किया गया। इसके साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 सप्ताह तक सुबह हल्की धुंध रहने की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। राम की नगरी अयोध्या दीपोत्सव के लिए पूरी तरह तैयार है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के स्वागत और अभिनंदन के लिए सरयू तट के 51 घाटों पर 24 लाख दीप जलाने का कार्यक्रम है। दिवाली के मौके पर दीपोत्सव की दिव्यता और उसकी भव्यता को बढ़ाने के क्रम में यहां म्यूजिकल, लाइट एंड लेजर शो से भव्य अयोध्या जी की मनमोहक झलकियां भी प्रस्तुत की जाएंगी। इस प्रस्तुति में 3D होलोग्राफी, प्रोजेक्शन, मैपिंग, इंटेलिजेंट लाइटिंग, थीमेटिक गेट्स, आर्टिस्टिक इंस्टॉलेशंस, कोरियोग्राफी, म्यूजिकल, ग्रीन फायर क्रैकर शो आकर्षण का केंद्र होंगे। जिलाधिकारी के मुताबिक अयोध्या में दीपोत्सव की व्यापक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तर पर 21 रामलीला होंगी, जो लगातार 3 दिनों तक संचालित होंगी। इस बार दीपोत्सव के दौरान विशेष रामलीला का मंचन भी किया जा रहा है, जिसमें विदेश के अलग अलग कलाकार
राम कथा पार्क में राम की लीला का मंचन करते हुए भी नजर आएंगे। दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या को त्रेता युग के उस दृश्य को जीवंत करने की कोशिश है ताकि लोगों को ये एहसास हो सके कि जब भगवान राम वनवास से वापस लौटे होंगे तो राम की नगरी कुछ इसी तरह प्रज्वलित हो रही होगी। दीपावली का त्योहार धनतेरस से शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के जवानों ने हर्षोल्लास के साथ दीपावली का त्योहार मनाया। उन्होंने पूजा पाठ की और दीप भी जलाए। रक्षा क्षेत्र की सरकारी कंपनी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की चालू वित्त वर्ष की पहली 6 माही में परिचालन आय 31% बढ़कर 1,654 करोड़ रुपए रही। GRSE ने एक बयान में कहा कि युद्धपोत विनिर्माता ने अप्रैल सितंबर 6 माही में 209 करोड़ रुपए का कर पूर्व लाभ कमाया, जबकि कर पश्चात लाभ सालाना आधार पर 45% वृद्धि के साथ 157 करोड़ रुपए था। दूरसंचार विभाग ने लोगों को उनकी मोबाइल सेवाएं बंद करने की धमकी देने वाली कॉल के संबंध में एक परामर्श जारी किया। भारत में दिवाली से पहले धनतेरस पर सोने तथा चांदी की खरीदारी उपभोक्ता मांग में सुधार के चलते सकारात्मक रही। उच्च स्तर से कीमतों में नरमी के कारण बिक्री की मात्रा पिछले वर्ष से 20% तक बढ़ी। दुकानों पर ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी, ऑनलाइन मंचों पर तेज बिक्री और 10 दिन पहले 63,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के उच्चतम स्तर की तुलना में सोने की कीमतों में अपेक्षाकृत नरमी से खरीदारी बढ़ी। इस दौरान हल्के आभूषणों की उल्लेखनीय रूप से बिक्री हुई। टाटा केमिकल्स लिमिटेड का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 28% से घटकर 495 करोड़ रुपए रहा। कंपनी को एक साल पहले इसी तिमाही में 685 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ था। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन ने नीति आयोग की कार्यशाला के एक सत्र का उद्घाटन करते हुए कहा कि जलवायु और विकास एजेंडे के बीच एक अभिन्न संबंध है। मणिपाल एजुकेशन एंड मेडिकल समूह के चेयरमैन रंजन पई ने शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी बायजू के डेविडसन कैंपनर से लिए गए 1400 करोड़ रुपए के कर्ज का अधिग्रहण किया है। डेविडसन कैंपनर ने करीब 800 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था। समझौते में इस कर्ज के अलावा डेविडसन कैंपनर द्वारा दावा की गई दंडात्मक राशि भी शामिल है। सन टीवी नेटवर्क्स लिमिटेड का एकीकृत शुद्ध मुनाफा चालू वित्त वर्ष की जुलाई सितंबर तिमाही में 14.05% बढ़कर 464.54 करोड़ रुपए रहा। वहीं बिजली कारोबार से जुड़ी पीटीसी इंडिया का एकीकृत शुद्ध मुनाफा सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही में 46% से ज्यादा की वृद्धि के साथ 202.31 करोड़ रुपए रहा। फ्यूचर रिटेल के समाधान पेशेवर ने राष्ट्रीय कंपनी कानून पंचायत के मुंबई पीठ के समक्ष परिसमापन शुरू करने के लिए आवेदन किया है। कंपनी ने यह भी उल्लेख किया कि स्पेस मंत्रा द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को फ्यूचर रिटेल के ऋणदाताओं की समिति द्वारा मंजूर नहीं किया गया है। LIC का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 50% घटकर 7,925 करोड़ रुपए रहा। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी का बीते वर्ष की समान तिमाही में शुद्ध लाभ 15,952 करोड़ रुपए रहा था। धनतेरस के मौके पर शेयर बाजार में खरीदारी के चलते निवेशकों की संपत्ति में उछाल देखने को मिला। कल के ट्रेड में BSE पर लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर 320.31 लाख करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 22% के उछाल देखने को मिला। 1 अप्रैल से 9 नवंबर तक 2023 की अवधि में 10.60 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन रहा है। नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 10.60 लाख करोड़ रुपए रहा, जो कि बीते वित्त वर्ष 2022-23 में समान अवधि के मुकाबले 22% ज्यादा रहा है। CBDT के कुल विदेशी निवेशकों के आउटफ्लो
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा सीमा पर एक सैन्य अड्डे का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सैनिकों से मुलाकात की। उन्होंने इजराइल की सुरक्षा में अपना योगदान देने के लिए सैनिकों की सराहना की। इजराइल और हमास के बीच बीते 35 दिनों से संघर्ष लगातार जारी है। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले में मारे गए हजारों की संख्या में लोगों की मौत हुई। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि हमास द्वारा लगभग 240 सैनिकों को बंधक बना लिया गया था। वहीं फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि इजराइल की जवाबी कार्रवाई में अब तक 11,000 से ज्यादा गजा निवासी मारे गए हैं। ब्रिटेन की भारतीय मूल की कैबिनेट मंत्री क्लेयर ने ऊर्जा सुरक्षा और ब्रिटेन की भारतीय मूल की कैबिनेट मंत्री क्लेयर ने ऊर्जा सुरक्षा और नेट जीरो विभाग की मंत्री के रूप में अपने पहले प्रवासी भाषण में भारत के साथ साझा ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों पर बात की। हाल ही में कैबिनेट फेरबदल में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा पदोन्नत की गई गोवा मूल की 38 वर्षीय कंजर्वेटिव सांसद कॉन्टिनो ने इंडिया ग्लोबल फोरम द्वारा आयोजित प्रवासी दिवाली समारोह को संबोधित किया। इजरायली मंत्री बेनी गिट्स ने सीमावर्ती शहर श्लोमी का दौरा किया। इस दौरान गिट्स ने कहा, इजराइल अपने नागरिकों की रक्षा के लिए लेबनान से सटी दोनों सीमा पर लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि ईरान समर्थित आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह और लेबनान को उनके नेता सैयद हसन की गलतियों का परिणाम भुगतना पड़ सकता है। चीन ने कहा कि तिब्बती आध्यात्मिक गुरु 88 वर्षीय दलाई लामा का कोई भी उत्तराधिकारी देश के अंदर से होना चाहिए और उससे इसकी अनुमति लेनी होगी। चीन ने भारतीय सीमा के नजदीक बुनियादी ढांचा विकास को रेखांकित करते हुए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण तिब्बत क्षेत्र को दक्षिण एशिया का द्वार करार दिया। एयर इंडिया के यात्रियों को खालिस्तान समर्थक द्वारा दी गई धमकी देने के कुछ दिनों बाद कनाडा ने कहा कि ये विमानन क्षेत्र से जुड़े किसी भी खतरे को काफी गंभीरता से लेता है और वो ऑनलाइन तरीके से दी गई चेतावनी की जांच कर रहा है। वॉशिंगटन के एक उद्यमी और ट्रक कंपनी के मालिक जग पेंस ने रियलिटी शो बिग ब्रदर जीतने वाला पहला सिख अमेरिकी बनकर इतिहास रच दिया। पाकिस्तान के कराची शहर में एक मछुआरा कई औषधीय गुणों वाली दुर्लभ मछली की नीलामी के बाद रातों रात करोड़पति बन गया। उन्होंने अरब सागर से गोल्डन फिश कही जाने वाली मछली पकड़ी। पाकिस्तान में पासपोर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाले लेमिनेशन पेपर की भारी किल्लत के परिणाम स्वरूप आर्थिक संकट से जूझ रहे देश में प्रमुख यात्रा दस्तावेज जारी करने में भारी गिरावट आई है। लेमिनेशन पेपर आमतौर पर फ्रांस से आयात किया जाता है। दुनिया में पहली बार न्यूयॉर्क में डॉक्टरों की एक टीम ने आंख का सफल ट्रांसप्लांट किया है। संपूर्ण आंख का ट्रांसप्लांट लंबे समय से चिकित्सा विज्ञान का एक बड़ा कार्य रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रक्षा मंत्री और जनरल स्टाफ के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव सहित अन्य शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पुतिन ने यूक्रेन के साथ शुरू संघर्ष स्थिति पर चर्चा की। तस्वीरों में पुतिन रोस्तोव में दक्षिणी सैन्य समूह के मुख्यालय में शोइगु गेरासिमोव और जनरल स्टाफ के मुख्य परिचालन निदेशालय के प्रमुख जनरल सर्गेई के साथ बैठक करते हुए नजर आए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन हमलों को विफल करने का दावा किया है। वहीं कुपियांस्क, क्रास्ट्रीलिमन और डोनेट्स्क और कुछ अन्य दिशाओं में यूक्रेनी सेना के हमलों को विफल किया गया। रॉकेट लॉन्चर, टैंक और यूक्रेनी सैनिकों को भी निशाना बनाए जाने का दावा रूस ने किया है। आईसीसी विश्व कप में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का 44वां मैच इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच होगा। इंग्लैंड और पाकिस्तान दोनों के लिए ये मैच अहम रहने वाला है। इंग्लैंड को चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से किसी भी हाल में जीत दर्ज करनी होगी, तो वहीं पाकिस्तान को टॉप 4 में जाने के लिए चमत्कारिक जीत हासिल करनी होगी। इसके साथ ही दूसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है।
आत्मविश्वास से ओतप्रोत ऑस्ट्रेलियाई टीम विश्व कप में अपने आखिरी लीग मैच में बांग्लादेश के खिलाफ अपनी जीत की लय को कायम रखने के लिए उतरेगी। साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड कप 2023 में अपने आखिरी लीग मुकाबले में अफगानिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। टीम ने अहमदाबाद में 245 रन का टारगेट 47.3 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड के स्टार तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया। श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में ट्रेंट बोल्ट वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में 50 विकेट पूरा करने वाले न्यूजीलैंड के पहले तेज गेंदबाज बन गए। बांग्लादेश के गेंदबाजी कोच एलन डोनाल्ड ने टाइम आउट मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उनसे जवाब मांगा है। गौरतलब है कि इसी मुद्दे पर बात करते हुए डोनाल्ड ने एंजेलो मैथ्यूज के आउट होने पर हैरानी जताई थी। ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम को 5 विश्व कप खिताब दिलाने वाले कप्तान मैग लैनिंग ने 13 साल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर से संन्यास ले लिया है। वो 241 मैचों में 8,352 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाकर देश की शीर्ष महिला क्रिकेटर हैं। चिली में होने वाले विश्व कप से पहले भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम हालात के अनुरूप झलने के लिए अर्जेंटीना में अभ्यास मैच खेलेगी। चौथी वरीयता प्राप्त उगो हम्बर्ट ने मोसेले ओपन के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। अपने ही हमवतन फ्रांस के हेरोल्ड मेयोट को 6-3, 7-5 से शिकस्त दी। वहीं इटली की फैबियो फॉग्नेरी ने भी अंतिम 4 में प्रवेश किया, जहां लोरेंजो सोनेगो को 6-1, 6-2 से हराया। प्रो टेनिस लीग का आयोजन दिल्ली के आर.के. खन्ना स्टेडियम में 6 से 10 दिसंबर के बीच होना है और इस बार इस लीग में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। एड्रियन मैरारिनो सोफिया ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। वहीं मैरारिनो ने 7वीं वरीयता प्राप्त ऑस्ट्रिया के सेबेस्टियन ऑफनर को हराकर दर्ज की कामयाबी। वहीं बाल कलाकार व्योम ठक्कर आगामी शो अटल में बाल अटल की भूमिका निभाएंगे। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की पृष्ठभूमि पर आधारित ये शो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बचपन को उजागर करेगा। म्यूजिक कंपोजर इलियाराजा पर बन रहे बायोपिक में तमिल सुपरस्टार धनुष उनका किरदार निभाएंगे। इलियाराजा ने भारतीय सिनेमा में नायकन, सदमा, थेवर मगन, आरात्री और कई अन्य प्रोजेक्ट्स में आइकॉनिक साउंड ट्रैक दिए हैं। डायरेक्टर अनिल रविपुरी की तेलुगु फिल्म भगवंत केसरी ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया। फिल्म ने सक्सेस के बाद अब ये हिंदी में रिलीज के लिए तैयार है। अभिनेता नंदमुरी बालाकृष्णन ने ये जानकारी दी। हॉलीवुड की फिल्म द मार्वल्स शुक्रवार को रिलीज हुई। द मार्वल्स ने अपने ओपनिंग डे पर 6 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। बंगाली स्टार जीत की आगामी एक्शन थ्रिलर फिल्म मानुष का ट्रेलर जारी किया गया है। इसमें जीत को एक क्रूर वन मैन आर्मी के रूप में दिखाया गया है, जो प्रतिशोध के लिए अंडरवर्ल्ड को नष्ट करने पर आमदा है। गदर 2 की अपार सफलता के बाद फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने अपनी अगली फिल्म जर्नी की घोषणा कर दी है और इस फिल्म में नाना पाटेकर मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। एक्ट्रेस काजल अग्रवाल की अपकमिंग फिल्म सत्यभामा का धमाकेदार टीजर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में काजल एक निडर पुलिस वाले की भूमिका में निभाएंगी। टाइगर 3 एडवांस बुकिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। फिल्म ने करीब 2.88 लाख टिकट बेचे हैं और 8.01 करोड़ रुपए की कमाई अभी तक की है। बिहार के सासाराम बहुचर्चित हत्याकांड पर बनी भोजपुरी फिल्म DFO का फर्स्ट लुक मेकर ने जारी किया। इसमें अभिनेता यश कुमार मिश्रा IFS अधिकारी की भूमिका में नजर आ रहे हैं। और थलापति विजय की तमिल फिल्म लियो 21 नवंबर को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। लोकेश कंगराज के इस फिल्म ने 6 दिन में ही 500 करोड़ का बिजनेस किया था।